आज की क्लास का एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मतलब अगर हम इस टॉपिक को नहीं जानेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में, इवन हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बच्चों, आज हम जीओसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आज शुरू करेंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं इंडक्टिव। अब जनरली आप लोग 11th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उसकी अप्रोच हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इस इंडक्टिव फैक्ट का एक जनरल आइडिया तो पता चल जाता है, लेकिन उसको हम अप्लाई कैसे करें, क्योंकि उसके बेसिक आइडियाज हमको नहीं पता होता है। हम जानते हैं केवल भाई इंडक्टिव फैक्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करता है, उसकी थोड़ी बहुत एसिडिटी हम लोग देख पाते हैं, उसकी बेसिसिटी हम लोग देख पाते हैं। लेकिन बच्चों, जो हमारे कंपटीशन में जो नीट और जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, उनके क्वेश्चन हम टैकल नहीं कर पाते। उसका कारण एक ही है कि उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उसका जो कुछ इंफॉर्मेशन जो एडवांस लेवल की होती है उनको हम नहीं जान पाते हैं। तो बच्चों, आज हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वही बातें हम लोग करेंगे। आज की क्लास का मुद्दा जो रहेगा, इस इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बेसिक आइडिया से एडवांस आइडिया तक हम लोग चलेंगे और हर एक क्वेश्चन तक अप्रोच पहुंचाएंगे, जिससे कि आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के नीट का, जेईई मेंस एडवांस का, इवन 11 12 का जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप अच्छे से टैकल कर पाए। तो बच्चों, जब कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरुआत करते हैं, जब भी हम कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले जिक्र करते हैं भाई जीओसी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, या जीओसी की नॉलेज आपको होनी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। बच्चों, ये एक एक्चुअल में एक टॉपिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअल में हम लोग क्वेश्चन के जो अप्रोच है वो जानना है अगर हमें, तो बच्चों इसका हम बेसिक आइडिया जानना है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट नाम ले लिया, और मीजोमेरिक इफेक्ट में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, अच्छी बात है, आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन के अप्रोच तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं पहुंच पाते, आज हम जान पाएंगे कि एक्चुअल में हम गलती कहां से करते आ रहे हैं हम लोग, और उस अप्रोच तक हमें पहुंचना है। उस अप्रोच तक हम पहुंचेंगे भी और आप ही खुद क्वेश्चंस को टैकल भी कर पाएंगे। तो बच्चों, हमने इंडक्टिव फैक्ट लिखा। इंडक्टिव फैक्ट से पहले हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने लिखा जाता है। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, एरोमेटिसिटी इसके अंदर है, या इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये सभी इफेक्ट का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा और हमें पता होगा कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है और कौन से इफेक्ट लगने से क्या इफेक्ट इसके अंदर जनरेट होगा, तो उसकी एसिडिटी कैसे होगी, इसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो सभी, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हो, चाहे उस मॉलिक्यूल की एसिडिटी बेसिसिटी हो, बच्चों आपको बता दूं मैं आपसे कि ये सारे के सारे एसिडिटी, बेसिसिटी, उसकी स्टेबिलिटी सब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटाइजेशन। इन्हीं सबकी अगर जानकारी होगी तो आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। तो हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर स्टार्ट करते हैं, बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग 1 बाय 1 स्टेप पढ़ते रहेंगे, और फिर इसके लास्ट में हम लोग इसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे नीट, जेईई मेंस एडवांस तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे और उस ट्राई करने के बाद में हम लोग आंसर यहाँ पर देखेंगे, उसके एक्सप्लेन करेंगे। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग पहले से ही उसके क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखते हैं भाई। अब रिएक्टिविटी देखने के लिए हमने देखना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है। मान लीजिए मेरे पास में ट्यूब है, खाली ट्यूब है,
ट्रांसपेरेंट है, इसमें मैंने पानी भर दिया, आधा पानी भर दिया और मैंने दोनों एंड से उसको पकड़ लिया। अब जब दोनों एंड से मैंने इक्वली पकड़ा हुआ है तो पानी जो होगा वो हाफ हाफ दोनों सिरों पर और इसके मिडल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बिल्कुल ऐसे एज्यूम करना है, क्योंकि सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी चेंज होगी, स्टेबिलिटी भी चेंज होगी। तो हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने अगर इसमें इक्वल या इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है, दोनों एंड बिल्कुल बराबर में एकदम स्टैटिक रखा हुआ है, तो इसमें पानी का लेवल हर जगह कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे मैं किसी एंड को झुका देता हूं, मान लिया इस तरह से कर दिया मैंने, तो इसका मतलब सारा पानी का फ्लो जो होगा इस वाले एंड की तरफ हो जाएगा। पानी का यहां मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही मैंने इस एंड को मैंने नीचे झुकाया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पानी का मूवमेंट इधर हो गया, सारा पानी इधर इकट्ठा हो गया। इधर पानी कम हुआ, इधर पानी ज्यादा हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी स्थिति यही होती है। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ग्रुप नहीं लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं बच्चों। लेकिन जैसे कोई ग्रुप आ गया तो वो ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो वही काम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉ करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होगा। जैसे मैं इस ट्यूब को अगर इधर झुका दूंगा तो सारा पानी इधर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर साइड में ज्यादा होगी, इधर साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो रिएक्टिविटी उसी हिसाब से चेंज होती रहती है, उसी हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर मैं इस वाले एंड को इधर झुका देता हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आ जाएगा, तो इस वाले एरिया पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इस वाले एरिया पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, जिससे कि उसकी रिएक्टिविटी परफेक्टली और 100% उसके अंदर वो रिएक्टिविटी चेंज करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिच में आपको आइडिया है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमारा लगा पाएंगे। तो यही होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा और हमेशा उसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, कुछ इफेक्ट लगेंगे। और वो इफेक्ट जो होते हैं मेरे बच्चों, वो इफेक्ट एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। और एक होता है हमारा स्टेरिक इफेक्ट होता है, स्टेरिक इफेक्ट। कंपाउंड में स्टेरिक इफेक्ट भी होता है, हालांकि और भी इफेक्ट होते हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट भी होता है, चिलेशन इफेक्ट भी होता है, लेकिन यहां पर आपको काम आगे हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे। तो मेनली दो डिस्प्लेसमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग यहां देखेंगे। तो मैंने क्या किया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी को देखने के लिए हमने उसके ऊपर तो कुछ इफेक्ट को देखना होगा जो लग रहे होंगे और नेचुरली। अब वो हमें दिखते नहीं है, वो अलग बात है। अगर हमें देखना आ जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों को आ जाएगी, हम सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगाना शुरू कर दें। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप बात करने लगे बच्चों तो आप लोग क्वेश्चन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से बात करने का मेरा मीनिंग ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लगने वाले इफेक्ट आप पहचानने लग गए तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मानिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप फेमिलियर हो चुके हैं। वही इस जीओसी चैप्टर में सिखाया जाता है, लेकिन हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी चैप्टर होता है बहुत इजी ले जाते हैं उस चीज। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी चैप्टर है बच्चों, वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, जो आप अब से करने वाले हैं। राइट, तो मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिविटी से देखने के लिए उसमें कुछ इफेक्ट लग रहे होंगे। और इफेक्ट एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। आगे हम बात करेंगे स्टेरिक इफेक्ट। देखिएगा, एक होता है SIR, एक होता है SIP। अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा, इसको कंबाइनली बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। बहुत नाम सुना होगा जब आपने 12th में या पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा आपने, तो आपने बस ऑर्थो इफेक्ट का नाम बढ़ा लिया होगा। कहीं कहीं पर ऑर्थो इफेक्ट लगता है तो उसका कुछ नेचर चेंज हो जाता है, वो उसी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से होता है। तो जनरली हमने यहां देखा कि भैया इस, मैं इंडक्टिव इफेक्ट पर ही आ रहा हूं अभी। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए थोड़ा माहौल बना रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए समझने के लिए हम पहले चीजें बेसिक नींव रख ले पहले उसका।
जैसे नींव रखेगी तो हम लोग आगे प्रोसीड करना शुरू कर जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या, हम सारे डिस्प्लेसमेंट में मूव करेंगे, हम मीजोमेरिक इफेक्ट में मूव कर जाएंगे, हम हाइपर कॉन्जुगेशन, हम रेजोनेंस, एरोमेटाइजेशन सब के अंदर मूव कर जाएंगे बच्चों। तो यही हमारा क्या होता है। तो हमने स्टेरिक इफेक्ट देखा, SIR और SIP हमने देखा। SIP पता है स्टेरिक इनहिबिशन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सारी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड होगी, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इसी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मुझे समझ में आ जाए ना किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। अगर यही समझ में आ गया ना मेरे बच्चों, तो आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी सब कुछ निकाल सकते हैं। और वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको रियली बताऊं तो हमारे प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछते हैं हमारे लगभग। नीट का, जेई का, मेंस, एडवांस हो तो आप लोग इसी के क्वेश्चन मिलेंगे। एसिडिटी, बेसिसिटी, पीकेए, पीकेबी, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, यही सब आता है बच्चों। और ये सब इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरीके से हो सकता है। या तो बॉन्ड के थ्रू हो सकता है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिएगा यहां पर ध्यान से, अगर मैं आगे बात करूं कि अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरीके से हो सकता है मेरे बच्चों, ध्यान देना मेरी बात को। एक तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है थ्रू बॉन्ड, दो टाइप से, बॉन्ड के थ्रू होगा, थ्रू बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो। दूसरा थ्रू स्पेस, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो थ्रू स्पेस के थ्रू भी होता है, स्पेस के द्वारा भी होता है। और स्पेस के थ्रू जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? फील्ड इफेक्ट। आगे जानेंगे क्या होता है फील्ड इफेक्ट। स्पेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हो रहा है, बॉन्ड के थ्रू अगर हो रहा है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे बच्चों, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो बॉन्ड के थ्रू लगने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, एक को बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, बोलते हैं तो, और दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। आप जान लीजिएगा टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों? परमानेंट इफेक्ट आप जानते हैं, सबसे पहला इफेक्ट, नाम तो आप सब पढ़ा है लेकिन आज सीखने की बारी है, तो पहला परमानेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, जो हमने टॉपिक की पहले शुरुआत करी थी, जो लिखा था मैंने हेडिंग में, इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। दूसरा हमारा इफेक्ट होता है जो बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, बॉन्ड के थ्रू हो रहा है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, स्पेस के थ्रू नहीं, बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। तो इसमें दूसरा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, तो बोलते हैं हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट, और ये मीजोमेरिक इफेक्ट को ही बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं बच्चों। तीसरा होता है हमारा, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। और चौथा हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन। अगर इन सभी इफेक्ट को आप सीख गए तो जानिए आप जीओसी चैप्टर में महारथी हो चुके हैं। और आप किसी भी चैप्टर को उठाइएगा, इनके बगैर वो चैप्टर कंप्लीट होगा ही नहीं, आप उसमें समझ ही नहीं पाएंगे आप। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं आप लोग, जनरली पढ़ा होगा, नाम बहुत सुना होगा आपने, लेकिन आज तक आया नहीं है ना, वो केवल आपने नाम के बेसिस पर इसको रेजोनेंस बोलते आए आज तक आप, लेकिन आपने एक्चुअल में सीखा ही नहीं है। क्वेश्चन जहां से आपके आते हैं हमने सीखी नहीं अभी तक, तो हम सीखेंगे बारी बारी। हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा एरोमेटाइजेशन, ये हमारे क्या होते हैं सारे के सारे, ये हमारे सारे सारे क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं, जो बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जरा वेट करिएगा। दूसरा टेम्परेरी इफेक्ट जो होता है बच्चों, परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रुप को हटा दिया जाता है बच्चों तो उसका इफेक्ट डिमिनिश नहीं होता है,
लेकिन अगर टेम्परेरी इफेक्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर ग्रुप को या रिएजेंट को हटा दिया जाए तो इसका मतलब वो इफेक्ट डिमिनिश या खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी। परमानेंट हो गया तो हो गया एक बार। और ये टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा होता है आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट होता है, केवल ये टेम्परेरी इफेक्ट उस पर मॉलिक्यूल पर लगे हुए ग्रुप पर डिपेंड करेगा। ग्रुप रहेगा तब तक ये अपने इफेक्ट को दिखाएगा, ग्रुप हटा तो इसका मतलब वो इफेक्ट डिमिनिश हो जाएगा। लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं होता है, परमानेंट में नहीं होता है, ग्रुप हो ग्रुप ना हो तो वो अपने इफेक्ट को प्रोसीड करेगा। अब मैं इसमें एक छोटी सी बात मेंशन अगर कर दूं कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बच्चों, ये सब के सब जो होते हैं, अगर कंपैरिजन कर ले आप लोग, पूछ ले कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो बच्चों मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है, वीक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस तो करता है लेकिन इफेक्ट जो होता है वो वीक होता है। ये बात आप जानिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। और ये फील्ड इफेक्ट भी बहुत वीक होता है, इसीलिए ये दोनों के दोनों एक साथ में अप्लाई होते हैं। आगे हम जानेंगे कैसे अप्लाई होते हैं, क्यों अप्लाई होते हैं, वो सब चीज आप जान जाएंगे। तो ये चीज आपकी बात समझ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर लग रहा मेरे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारे बॉन्ड के थ्रू लगता है या स्पेस के थ्रू लगता है, मतलब बिना बॉन्ड के लगता है। वो इफेक्ट में कांटेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट बोलते हैं, या जो स्पेस में हो रहा है। अभी दिख जाएगा आपको जैसे मैं दिखाने वाला हूं। जो बॉन्ड के थ्रू होता है डायरेक्टली, जो कार्बन कार्बन से बॉन्ड लगे होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट, तो भैया वो परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट में डिवाइड होते हैं। परमानेंट इफेक्ट वो होता है जिसमें रिएजेंट की एब्सेंस भी अगर हो जाए तो उसका मतलब वो डिमिनिश ना हो, वो इफेक्ट वो कंटिन्यूसली परमानेंटली उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग परमानेंट इफेक्ट। और ये होता है टेम्परेरी, और टेम्परेरी इफेक्ट तब तक ही शो करेगा जब तक कि उसके पास ग्रुप अटैच रहेगा। ग्रुप हटा तो इसका मतलब इसका इफेक्ट डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। और फील्ड इफेक्ट की बात तो हम लोग आगे करने वाले हैं। तो बच्चों ये वाला सारा क्राइटेरिया हुआ। अब वन बाय वन हम लोग इनको स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे और इसकी सभी बारीकियों पर बात करेंगे, इसके इंडक्टिव ग्रुप्स पे बात करेंगे, जो जनरली हम लोग 2-4 ग्रुप्स को याद करके बैठ जाते हैं और उसको मानते हैं कि हमें इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। बच्चों वो एकदम सरासर, और ना ही वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है, सरासर गलत होता है, वो हमारे लिए बेकार होता है, हमारे लिए बिल्कुल। बस वो केवल आपको किसी को सुनने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए होता है, जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन जब जेईई एडवांस मेंस में चलते हैं तो वहां पर वो क्वेश्चन उसके ऊपर जब आते हैं तो आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा 2, 4, 5 याद करके उसको जब लगाते अप्लाई करते तो क्वेश्चन मैच कभी होता ही नहीं, गलत आता है। तो फिर आप देखते हैं कि भैया क्या कैसे गलत हुआ। तो यहां पर क्या होता है, ये इसका कारण हम लोग जानेंगे। तो हम सब लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव। व्हाट इज इंडक्टिव? अब बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट की बात आप जरा, इंडक्टिव इफेक्ट हो किसके थ्रू रहा? बॉन्ड के थ्रू। बात शुरू करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठ जाइए। अब कॉन्सेप्ट की पूछ पकड़ लीजिए आप, अब वो कॉन्सेप्ट घूमता रहेगा और इसी से आप लोग सब लोग ये सारी बातें सीखते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो मैंने क्या बोला? बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसके थ्रू होता है? थ्रू बॉन्ड होता है, ये भी जानते हैं हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, अभी सीखा, थ्रू बॉन्ड होता है। अब वो बॉन्ड के थ्रू होता है तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं बच्चों, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब जो बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आप सभी लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होते हैं, नो डाउट।
कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड के थ्रू, इवन हाइपर कॉन्जुगेशन, इवन एरोमेटाइजेशन, इवन मेसोमेरिकल रेजोनेंस में कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है मेरे भाई, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आप जानते हैं, देखिए ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे समझना, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली आपने दो टाइप से पढ़ा होगा। एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कैसे हुआ एंड इंडक्टिव इफेक्ट में जनरेशन कैसे हुआ, कि भाई आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप का, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो आप लोग समझ चुके हैं जी, पोलर को और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो हम लोग बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहां जान लीजिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होता रे, दो एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ आ जाए, उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। अब बात सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट का फॉर्मेशन यहीं से होने वाला है, इंडक्टिव इफेक्ट की स्टार्टिंग यहीं से होने वाली है। जनरली हम लोग पता नहीं कहां कहां से शुरुआत करते हैं, वो चीज फिर बात समझ में आती नहीं है। तो मैंने क्या बोला, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा ए और बी दो अलग अलग एटम हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग होगी, मान लो इस पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मान लिया हमने, तो इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहां पर नॉन पोलर की बात करूं तो बच्चों डेल्टा ई एन मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो आ जाता है, तो उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब जाने आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्ले, अरे सीधी बात भाई, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ना तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एटम उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचता अपनी तरफ, तो हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींच लेना। अरे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में तो होंगे, और जब बॉन्ड में होंगे तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वहां पर पोलैरिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो आप समझ गए भैया उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हुआ। अब ये आगे देखिएगा, लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर ए है, यहां पर भी ए है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो आप लोग सब जानते हैं इस पर अगर डेल पॉजिटिव आएगा तो इस पर भी डेल पॉजिटिव आएगा, डिफरेंस जीरो है, तो ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं। जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, जैसे H सिंगल बॉन्ड H, तो इसका मतलब यहां पर हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, इसकी बात करूं, जैसे मैंने कहा कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड, ध्यान देना मेरी बात को। अब कार्बन Cl, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अलग, डेल नेगेटिव यहां पर, डेल पॉजिटिव यहां पर, आप जानते हैं इनके बीच में पोलैरिटी जनरेट हुई, और जहां पर पोलैरिटी जनरेट होती है वहां पर एकदम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को ही तो बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पर लिखा H2O, ऑक्सीजन लिखा, H लिखा है, H पर डेल पॉजिटिव, H पर डेल पॉजिटिव, O पर डेल नेगेटिव, तो ये पोलर कंपाउंड होते हैं मेरे बच्चों। अरे पोलर कंपाउंड होते हैं, ये पोलर कंपाउंड, ये नॉन पोलर कंपाउंड। अब दोनों पोलर और नॉन पोलर को मिलाओगे ना तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, अब मेरी बात को ध्यान सुनना कि अगर मैं यहां पर कोई पोलर कंपाउंड लेता हूं, नॉन पोलर, जैसे मान लीजिए Br सिंगल बॉन्ड Br, दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर। मेरी बात को सुना ध्यान से, नॉन पोलर कंपाउंड, इसके साथ में मैं अगर कोई पोलर कंपाउंड लिया हूं, देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हमने समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, ये रहा यहां पर,
ये पोलर कंपाउंड है बच्चों, दिस इज पोलर कंपाउंड एंड दिस इज नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, तो आप जानते हैं, आप समझते हैं, जब पोलर कंपाउंड किसी नॉन पोलर के कांटेक्ट में आएगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा, इसका मतलब इसके कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में आने के बाद ये वाला नॉन पोलर कंपाउंड क्या बन जाएगा रे? पोलर बन जाएगा, इंड्यूस्ड पोलराइज हो जाएगा, उसके अंदर पोलरिटी जनरेट हो जाएगी बच्चों। यही चीज हमें पढ़ना है, यही चीज समझना है। मतलब क्या होगा, पीआर जैसे इसके कांटेक्ट में आया तो ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आया, तो यहां पर हाइड्रोजन ने, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव था, डेल पॉजिटिव, जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये डेल पॉजिटिव हो गया, ये डेल नेगेटिव हो गया। इस चीज को तो बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी बोलते हैं, इसमें इंड्यूस होगी पोलैरिटी। पोलर मॉलिक्यूल की कांटेक्ट में जब भी होता है नॉन पोलर, लेकिन प्रॉब्लम सुनो, अरे ये बॉन्ड जो बन रहा है ना, ये स्पेस के थ्रू, भाई इसके बीच में बॉन्ड थोड़ा ना यार, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, तो ये थ्रो स्पेस क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम हुई हमारी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये थ्रो स्पेस, ये स्पेस में घटना घट रही है, ये स्पेस में, थ्रो स्पेस में घटना घट रही है। हमें तो बॉन्ड में घटना घटानी है ना, बॉन्ड में घटना घटानी। तो बात सुनिएगा ध्यान से, बात सुनिएगा ध्यान से। मतलब अगर मैं यहां पर बता दूं आपसे, सुनो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर कार्बन कार्बन है और यहां पर कार्बन और क्लोरीन है, अब सुनिएगा, ये कार्बन क्लोरीन क्या है, पोलर, ये कार्बन कार्बन क्या होगा, नॉन पोलर, कार्बन कार्बन क्या होगा, नॉन पोलर। अरे कार्बन कार्बन और कार्बन क्लोरीन, दिस इज डेल नेगेटिव, दिस इज डेल पॉजिटिव, पोलर है। जब ये पोलर वाला कंपाउंड कार्बन कार्बन नॉन पोलर से बॉन्ड बना के जुड़ेगा, तो भैया ये वाला अब क्या हो जाएगा, अरे जैसे जुड़ेगा तो ये भी डेल नेगेटिव हो गया, ये डेल नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये डेल पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, इससे इंड्यूस पोलैरिटी आ गई इसके पास में, इंड्यूस पोलैरिटी आ गई, इंड्यूस पोलैरिटी आ गई, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया इंड्यूस पोलैरिटी बन गई बच्चों इसमें। और इंड्यूस पोलैरिटी जैसे बनी तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी, सुनिए ध्यान से, किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, सुनिए दोबारा से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का और पोलर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाना, और आ जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को तो बोलते रे इंडक्टिव इफेक्ट। ये नॉन पोलर था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया, जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आया, तो इस पोलर मॉलिक्यूल ने इसको इंड्यूस कर दिया, और इंड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया। तो इसी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को नॉन पोलर पोलर कांटेक्ट में आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बोलते हैं मेरे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। मेरी बात को ध्यान से समझ गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल था, ये अलग मॉलिक्यूल था, तो इसका मतलब इसके कांटेक्ट में आएगा, तो भैया यहां पर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस में कांटेक्ट में आएंगे, तो इसका मतलब हाँ पोलैरिटी इंड्यूस हो गई पक्की, लेकिन वो स्पेस के थ्रू हुई है, कोई एक जनरल बॉन्ड नहीं बना है इसके बीच। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 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 से बनी चेन क्या होती है, नॉन पोलर, उसके पास में जैसे ही कोई ग्रुप आएगा तो उसको उसमें पोलैरिटी जनरेट कर देता है। कोई भी ग्रुप आता है तो वो कार्बन से जुड़ता है, तो इसका मतलब वहां पर पोलैरिटी जनरेट होते ही उस पूरी चेन के अंदर पोलैरिटी चेंज होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव। यही हमें जानना है, यही समझना है। हमें इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, तो आप जान पाएंगे, जैसे मैंने कार्बन H लगा,
इसके पास में भी एच लगा बच्चों, देखो ये मीथेन है मान लिया। अब क्या इसके अंदर कोई पोलरिटी जनरेट होगी? क्या इसके अंदर कोई पोलरिटी, क्या इसके अंदर कोई इंडक्टिव इफेक्ट होगा? अरे इंडक्टिव इफेक्ट तब होता है जब इसके पास में कोई पोलर ग्रुप लगा हो। यहां पर पोलर ग्रुप है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर नो इंडक्टिव इफेक्ट, इसके पास में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा रे। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में कार्बन से एच लगा दूं, कार्बन से एच लगा दूं और यहां से Cl लगा देते हैं हम लोग, तो इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में पोलरिटी जनरेट होते ही इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ पोलरिटी की वजह से, और पोलरिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से होती है जनरेट। ये बात आप क्लियरली अब दिमाग में बैठा लीजिए, तो परमानेंटली इसके फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होता है पोलरिटी जनरेट होने की वजह से। और पोलरिटी जनरेट करने वाला कोई एटम आएगा, पोलरिटी जनरेट होगी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खाना शुरू करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू करेगा। इसी बात से तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, दिस इंड्यूस या रिप्रेजेंट इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। मतलब अगर मैं कोई बोल दूं कि H और Cl, अरे ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये पोलर है, ठीक है, ये पोलर कंपाउंड है, तो इसका मतलब यहां पर पोलर कंपाउंड होता है, तो इसका मतलब यहां पर कोई कार्बन होना चाहिए इसके पास में, तो इसके पास में भी नो इंडक्टिव इफेक्ट, इसके पास में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। लेकिन अगर मैं कार्बन 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 की चेन से कोई ग्रुप लगा दूं, कार्बन 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 की चेन से कोई ग्रुप लगा दूं, तो हम लोग यहां समझ पाएंगे अब कि ये जो ग्रुप लगा है ना बेटा, ये ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप ग्रेटर देन कार्बन, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये मान लिया हमने। अब ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा है, तो आप लोग जानते हैं कि इस कार्बन के साथ जुड़ने पर ये पोलरिटी जनरेट करेगा, और पोलरिटी जनरेट करते ही तो आप समझ जाइए कि सारे जो नॉन पोलर कार्बन कार्बन के बॉन्ड है उनको इंड्यूस कर देगा, और इंड्यूस करते ही उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस करना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल नेगेटिव आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मान लिया है। इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। इस पर और दूर जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, डबल डेल पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। इसे और दूर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रिपल डेल आएगा, और दूर जा रहा है तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। जितना दूर होता जाएगा से इलेक्ट्रॉन उतने ही विड्रॉ होने, कम होने शुरू हो जाएंगे, यही बात जान लेना। और दूर गया तो यहां पर क्या होगा, टेट्राडेल पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस ऐसे हुआ। लेकिन ये वाला ग्रुप अगर लगा है तो ये वाला ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप अगर स्मॉलर है कार्बन से, ये मान लेते, वो दिख जाएगा आपको थोड़ी देर में अभी। तो क्या करें आप, जब इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसको डेल पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन कार्बन से, इसका मतलब ये क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसको डोनेट कर रहा है, ये डेल नेगेटिव आ गया। फिर यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, डेल डबल डेल नेगेटिव आ गया, ट्रिपल डेल नेगेटिव। जितना दूर जाते जाओगे उतना ये डेल का नंबर बढ़ता रहेगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जितना दूर कार्बन रहेगा उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा, दे पाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो ग्रुप है ये वाला, देखिए ध्यान से, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो करता है उसी को बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। अगर कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट माइनस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। और अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं, प्लस ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आई
ग्रुप बोलते हैं। बस यही समझना है कि प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस किस तरीके से होता है, कैसे कैसे होगा और कितना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये बात समझ गए तो आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन आप अपने सामने ही यहीं पर बैठे बैठे आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो ये बात हम लोग धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट जो हो गया वो हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? ड्यू टू जनरेशन ऑफ पोलरिटी। और पोलरिटी जनरेट कैसे होती है? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके आगे जुड़ेगा, कार्बन के और ग्रुप के बीच में पोलरिटी जनरेट होने की वजह से वो अदर कार्बन की चेन जो नॉन पोलर होती है उसको भी पोलराइज कर देता है और पोलराइज करते ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर रहा है तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, या उस ग्रुप को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस कार्बन की चेन से, उसे माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। अब माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, इसी बात को अगर हमने समझ लिया तो भैया आपको इंडक्टिव इफेक्ट बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत ही एडवांस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग वो नहीं करेंगे कि अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे भाई वो तो बात पुरानी होगी। हम लोग बात जानना है कहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की पावर बढ़ेगी प्लस आई ग्रुप की, माइनस आई की पावर कहां घटेगी, कैसे घटेगी, वो चीज हमने यहां पर समझना है। रटने से अच्छा कि ग्रुप को हम रटने लग जाते हैं, अरे रटने की जरूरत नहीं है भाई। हम बिना रटे भी आप लोग उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा तो उसका एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे ना आप तो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी आप निकाल सकते हैं उस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आया इलेक्ट्रॉन का इंडक्टिव इफेक्ट का तो आप एसिडिटी और बेसिसिटी मॉलिक्यूल की नहीं निकाल पाएंगे, ये गारंटी है आप। इसीलिए आपको बहुत बारीकी से समझना है, एक एक पॉइंट को समझ के चलना है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहा हूं और बहुत ही एडवांस लेवल तक लाके छोड़ूंगा आपको।